तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लाइट के बारे में। ये स्पेशल फॉर क्लास 10th रहेगा, क्लास 10th के लिए एप्लीकेबल रहेगा ये। और इसमें आज क्या क्या टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका हम अगला पार्ट में बनाएंगे। आज वाले पार्ट में क्या पढ़ने वाले हैं, तो बच्चों आज वाले पार्ट में पहले तो लाइट का प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। पहला बात रहेगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, ठीक है बच्चों। दूसरा हम लोग समझेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसको कहते हैं। क्या समझेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसको कहते हैं। दो टॉपिक पढ़ेंगे। और जो हमारा तीसरा टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा मिरर का इंट्रोडक्शन। आपके सामने हम कर देंगे कि मिरर होता क्या है। तो ये तीन टॉपिक को आज हम लोग इस वीडियो में ख़त्म करने वाले हैं। बड़े अच्छे से इसको अच्छे से समझिएगा, क्योंकि अगला जो भी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन या फिर मिरर फार्मूला या फिर लेंस, तो सब में बेसिक बात यहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा, ठीक है। अब हम लोग जो है इसमें पहला टॉपिक शुरू करते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट क्या है बाबू? देखिए, अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज़ के बारे में तो सबसे पहला प्रॉपर्टी में समझना है कि लाइट के पास ड्यूअल नेचर होता है। लाइट के पास कौन सा नेचर होता है? ड्यूअल नेचर, ठीक है। ड्यूअल नेचर है। ड्यूअल नेचर का मतलब क्या हुआ कि लाइट के पास एक पार्टिकल नेचर भी होता है। कौन सा नेचर होता है? पार्टिकल नेचर। और लाइट के पास एक वेव नेचर होता है। लाइट के पास कौन कौन सा नेचर होता है? पार्टिकल नेचर। और लाइट के पास एक होता है जिसका नाम है वेव नेचर। जो लाइट का पार्टिकल नेचर है उसको हम लोग बोलते हैं फोटोन। लाइट का पार्टिकल नेचर को हम लोग क्या नाम दिए हैं? फोटोन। और लाइट का जो वेव नेचर है उस पर बोलते हैं कि लाइट के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कौन सा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। समझ में आ गया? तो लाइट के पास एक ड्यूअल नेचर है, मतलब लाइट को पार्टिकल भी कंसीडर कर सकते हैं, लाइट को वेव भी कंसीडर कर सकते हैं बाबू। पार्टिकल नेचर जो लाइट का होता है उसको फोटोन बोलते हैं, और जो वेव नेचर होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे लाइट के बारे में न्यूटन, आइजैक न्यूटन बहुत महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले बताया था कि लाइट एक पार्टिकल जैसा है, क्योंकि वो पार्टिकल का थ्योरी पे ज़्यादा डिटेल में स्टडी किए थे। तो उनका कहना था कि लाइट जो है वो पार्टिकल है। क्यों? क्योंकि आप किसी पार्टिकल को जितना एंगल पे हिट करिएगा उतना एंगल पे से निकल जाएगा। बॉल को ऐसे हिट करिए, जितना टकराएगा ऐसे आएगा। बॉल को सीधे हिट करिए, बॉल सीधे वापस आएगा। उसी तरह से लाइट को जितना एंगल पे डालिए उतना एंगल पे चल जाता है। लाइट को सीधे डालिए, लाइट वापस सीधे आ जाता है। तो उनका बिहेवियर कहना था कि लाइट जो है एक पार्टिकल का तरह बिहेव करता है। उसका नाम उन्होंने क्या रखा? फोटोन। फोटो का मतलब लाइट ही होता है। जैसे आप पढ़े होंगे फोटोसिंथेसिस, फोटोलाइसिस। तो फोटो का मतलब लाइट, और ऑन सफिक्स हर उस जगह लगता है जहाँ पर वो पार्टिकल एलिमेंट्री हो। जैसे आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, हिग्स बोसोन। तो ये जो आपका है सब जगह ऑन लगता है। तो ये ऑन सफिक्स लग गया पार्टिकल नेचर। और वेव में देखा गया कि लाइट के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों? क्योंकि दो टाइप का वेव होता है, एक का नाम है मैकेनिकल वेव, एक का नाम क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक दूसरा वेव है जिसका नाम क्या होता है? दूसरे का वेव का नाम होता है मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव का मतलब हो गया वो वेव जिसको चलने के लिए किसी न किसी मीडियम का जरूरत पड़े, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब हो गया ऐसा वेव जिसको चलने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत ना पड़े। तो हम देखते हैं कि बिना मीडियम के जो चले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो लाइट को भी चलने के लिए किसी मीडियम का जरूरत नहीं होता है। बिना मीडियम के भी लाइट एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल कर जाता है। इसी वजह से लाइट को कौन सा वेव माना गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। साउंड को चलने के लिए मीडियम का जरूरत है, तो साउंड कौन सा वेव है? मैकेनिकल वेव। लाइट को चलने के लिए मीडियम का जरूरत नहीं है, तो लाइट को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो बच्चों पहला पॉइंट हमको लगता है क्लियर हो गया होगा। लाइट के पास ड्यूअल नेचर। तो इसका अगर हम नोट्स बनाना चाहते हैं तो इसका स्टेटमेंट ऐसे लिख देंगे कि लाइट हैज ड्यूअल नेचर, इट हैज पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोन एंड वेव हैज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट हैज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वाई इट हैज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? क्योंकि बच्चों इसको चलने के लिए किसी भी माध्यम का जरूरत नहीं पड़ता है। चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2 है कि जो आपका लाइट है उसका स्पीड कितना है। तो लाइट का स्पीड बच्चों माना जाता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कहाँ कहाँ माना जाता है? तो आप कहिएगा वैक्यूम में। किस में?
वैक्यूम में। लाइट का स्पीड कहाँ कहाँ, तो बोलेंगे वैक्यूम में और एयर में भी मान सकते हैं। एयर में थोड़ा कम होगा लेकिन उतना नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम और इन एयर। फिर उसके बाद हम बात करें तीसरा पॉइंट कि अगर मान लो कि मीडियम 1 यहाँ पे है, यहाँ पे मीडियम 2 है, यहाँ पे मानते हैं मीडियम क्या है 3 है। अब बात करें डेंसिटी में, तो डेंसिटी 1 का सबसे कम है, दूसरा का डेंसिटी ज़्यादा है और तीसरा का डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। अब बोले कि लाइट चलो पास हो जाए यहाँ से, तो लाइट को जब हम पास करेंगे तो ये मीडियम से अगर लाइट पास होगा तो उसका स्पीड जो रहेगा वो उसका स्पीड जो 1 में रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। इसमें पास होगा तो उसका स्पीड 2 में थोड़ा सा कम हो जाएगा और सबसे कम स्पीड किस में हो जाएगा 3 में। मतलब जैसे जैसे मीडियम का डेंसिटी बढ़ते जाएगा बच्चों, जैसे जैसे मीडियम का क्या बढ़ते जाएगा डेंसिटी, वैसे वैसे स्पीड घटते चले आएगा। मान लो कि ये एयर है, मान के चलो कि वाटर है, मान के चलो कि ग्लास है, तो एयर से भी पास होगा, वाटर से भी पास होगा, ग्लास से भी पास होगा। लेकिन अगर हम स्पीड का तुलना करें तो 1 में स्पीड क्या होगा सबसे ज़्यादा, 2 में स्पीड थोड़ा सा कम होगा, 3 में स्पीड और कम होगा। तो इसका तीसरा पॉइंट हम बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ मीडियम। वेलोसिटी ऑफ लाइट डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ मीडियम थ्रू विच इट इज पासिंग, थ्रू विच इट इज पासिंग। बच्चों ये बात समझ में आ गया होगा। अब हम लोग तीसरे पॉइंट के बाद चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा बच्चों, समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर हम बात करें चौथे पॉइंट की तरफ, तो हमारा जो चौथा पॉइंट है वो क्या कहता है उसको समझिए। देखिए जो हमारा चौथा पॉइंट है वो कहता है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन क्या बच्चों स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा कैसे चलेगा स्ट्रेट लाइन में चलेगा। लेकिन ध्यान देना है कि मीडियम कैसा होना चाहिए, तो मीडियम होना चाहिए होमोजीनियस। कैसा होना चाहिए बच्चों, होमोजीनियस मीडियम होना चाहिए। होमोजीनियस मीडियम क्या होता है, तो बोलना है होमोजीनियस मीडियम का मतलब हो गया कि आपका ध्यान देना बच्चों, होमोजीनियस मीडियम का मतलब मान लो एयर 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 ऐसे है तो लाइट इसमें सीधा चलेगा। लेकिन अगर यहाँ एयर हो गया, यहाँ वाटर हो गया, यहाँ मान के चलो ग्लास हो गया, तो इस स्थिति में बोलेंगे कि लाइट को बेंड करना होगा। समझ में आ गया। तो यहाँ स्ट्रेट लाइन में नहीं चलेगा, यहाँ स्ट्रेट लाइन में नहीं चलेगा, यहाँ कैसे चलेगा स्ट्रेट लाइन में चलेगा। तो लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन विच मीडियम, होमोजीनियस मीडियम हमेशा स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता है। समझ में आ गया बात। इसके बाद एक कॉन्करेंट नेचर होता है। लाइट का कौन सा नेचर होता है बच्चों, कॉन्करेंट नेचर। कॉन्करेंट नेचर का मतलब क्या हो गया कि अगर यहाँ से कहीं से एक पॉइंट से ये ऐसे लाइट पास हुआ, ऐसे लाइट पास हुआ, ऐसे लाइट पास हुआ, ऐसे लाइट पास हुआ, कहीं से अगर लाइट पास हो रहा है सबका एक ही कॉमन पॉइंट है, यही कॉमन पॉइंट है। तो हम बात करेंगे इसको कॉन्करेंट नेचर और इसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं कि लाइट जाएगा लेकिन कभी भी लाइट एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा, कभी भी लाइट एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब हो गया कि व्हेन 2 or more ray passes through a common point then they follow their own path, then they follow their own path without disturbing each other. This is called concurrent nature और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। फिर और पॉइंट क्या हो सकता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि लाइट एक एनर्जी है। लाइट एक क्या है बच्चों, तो बोलेंगे कि लाइट जो है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमको सेंस देता है। क्या देता है, सेंस ऑफ विजन, मतलब कि हमको देखने का सेंस देता है। उस एनर्जी का नाम क्या है, लाइट। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंस ऑफ विजन। तो इतना पॉइंट आप लाइट के बारे में स्टार्टिंग में बता सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम लोग चलेंगे अगला टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की तरफ। आपको ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस बॉडी के बारे में पूछेगा। जिस बॉडी के पास अपना खुद का लाइट है उसको बोलते हैं ल्यूमिनस, और जिसके पास खुद का लाइट नहीं है उसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस। जैसे सन ल्यूमिनस है
और मून नॉन लुमिनस है। कहीं घर में जलता हुआ लाइट लुमिनस है, टेबल चेयर नॉन लुमिनस है। अब हम लोग समझते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या समझते हैं बच्चों? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसको कहते हैं? तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। तो अगर हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर बच्चों, तो यहाँ आपको समझना होगा कि इस जगह पे एक सरफेस बना देते हैं। यहाँ पे क्या है? एक सरफेस है, ठीक है, एक सरफेस है और इस जगह पे लाइट ऐसे आके टकराया, यहाँ आके लाइट ऐसे टकराया, इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। कौन सा रे बोलते हैं बच्चों इसको? तो याद रखना है, इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। और यहाँ पे हम लोग एक बना देते हैं परपेंडिकुलर, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? नॉर्मल। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? नॉर्मल। अब जितना एंगल पे आया है तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। समझ में आ गया? इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जितना एंगल पे आया उतना एंगल से ऐसे चला गया तो इसको बोलते हैं आर, और इस आर का नाम होता है दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बोल भी रहे हैं उससे भी समझ में आ जाएगा, अगर दिखने में दिक्कत हो रहा होगा तो। इसको हम लोग बोलते हैं 90 माइनस आर। क्या बोलेंगे? 90 माइनस आर। इसको भी क्या बोलेंगे बच्चों? 90 माइनस आई। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम होता है ग्लांसिंग एंगल। कौन सा एंगल? इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ ग्लांस, या इसका नाम एक और पड़ता है ग्लांसिंग एंगल, ठीक है। एक और यहाँ पे है, इसको भी हम क्या बोलते हैं बच्चों? तो इसका भी नाम सेम है, जिसको हम बोलते हैं ग्लांसिंग एंगल, एंगल ऑफ ग्लांस, ठीक है। दोनों इक्वल होता है, दोनों ग्लांसिंग इक्वल होता है, आई और आर भी इक्वल होता है। हम लोग बात करेंगे अभी लॉ पे। इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या इसको बोलते हैं बच्चों? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जिस जगह पे गिरेगा उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस प्लेन पे हो रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? तो इसका नाम पड़ जाता है प्लेन ऑफ इंसिडेंस। समझ में आ गया बात? इसको क्या बोला गया? नॉर्मल। देख लीजिए, इसका नाम हो गया नॉर्मल। ये जो रे इधर आएगा इसका नाम हो गया इंसिडेंट रे। ये जो एंगल बना इस एंगल का नाम है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो एंगल बना इस एंगल का नाम है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो बना इसका नाम है ग्लांसिंग एंगल। यहाँ जो बना इसका नाम क्या है? ग्लांसिंग एंगल। ग्लांसिंग एंगल का मतलब सरफेस, ग्लांसिंग एंगल का मतलब सरफेस एंड रे, सरफेस एंड रे के बीच में जो एंगल बनेगा इसको हम लिखेंगे कि जो एंगल जो है फॉर्म हुआ है, एंगल फॉर्म्ड बिटवीन सरफेस एंड रे। सरफेस और रे के बीच में जो एंगल बना उसको ग्लांसिंग एंगल, और दोनों ग्लांसिंग एंगल आपस में क्या रहेगा? बराबर रहेगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा चीज और है, उसको समझिएगा। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, समझ गए होंगे। अब यहाँ से रे अगर ऐसे निकलते चला गया, ऐसे रे को सीधे जाना था बच्चों, ये रे इधर आया, इसको सीधे जाना था ऐसे। अब ये रे सीधे नहीं गया, ये रे सीधे नहीं जाके कहाँ चला गया? इधर चला गया। देखिए रे इधर गया ना, तो बोलेंगे कि अरे रे सोचेगा कि हमको जाना यहाँ था और हम इधर चले गए, तो बोलेगा कि मिरर बीच में आ गया, कोई सरफेस बीच में आ गया। तो ये कहेगा कि सरफेस आने से हम घूम गए, तो इसको बोलेंगे यहाँ से यहाँ जो एंगल बनेगा बच्चों, ये पूरा एंगल, इस पूरे एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। पूरे एंगल को क्या बोलते हैं बच्चों? एंगल ऑफ डेविएशन। याद रखना, कैसे नाम से भी क्लियर है कि जाना था ऐसे 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 जाना था, तो ये घूम गया, ऐसे घूम गया, तो बोलेंगे ये जो एंगल जो घूमा इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, डेविएट हो गया ये। अब एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में कोई पूछे कितना वैल्यू होता है, तो आप बच्चों खुद मैथमेटिक्स लगाइए। ये वाला एंगल 90 माइनस आर है और ये 90 माइनस आई है। 90 माइनस आई ये भी नहीं हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल बच्चों, ये वाला बोल रहे हैं, ये वाला जो एंगल है ये वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा, देख लो यहाँ से ये वर्टिकली अपोजिट, दोनों का वर्टेक्स एक जगह मिल रहा है, तो इस वाले एंगल का भी नाम कितना हो जाएगा? 90 माइनस आई, और ये कितना था? 90 माइनस आर। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन के लिए हम लोग एक इसका इस्तेमाल करते हैं डेल्टा का, और डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एंगल ऑफ
डेविएशन को, एंगल ऑफ डेविएशन को। और इसका होता है बच्चों, ये भी ग्लांसिंग एंगल, ये भी ग्लांसिंग एंगल, तो इसको बोलते हैं सम ऑफ टू ग्लांसिंग एंगल, सम ऑफ टू ग्लांसिंग एंगल। दो ग्लांसिंग एंगल का जो सम हो जाएगा, जोड़ होगा, वही क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, एंगल ऑफ डेविएशन। अभी कितना होगा तो हम यहाँ बोलेंगे कि अच्छा बताते हैं कितना होगा, तो डेविएशन में बोलेंगे कि हमको 90 माइनस आई प्लस करना है 90 माइनस आर। और अभी हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताएंगे बच्चों, उसमें आई और आर आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो डेविएशन हो जाएगा 90 और 90 कितना हो जाएगा 180, तो 90 प्लस 90 यहाँ क्या लिखेंगे 180, माइनस कॉमन ले लेंगे तो आई प्लस क्या हो जाएगा आर। और आई और आर बराबर है तो इसका फॉर्मूला हो सकता है 180 माइनस 2i या 180 माइनस 2r। ये बात समझना है। और जनरल वैल्यू में हम लोग एंगल को थीटा लिखते हैं, तो डेविएशन का फॉर्मूला हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा। तो ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा डेविएशन का बच्चों। फॉर्मूला किसका हो जाएगा, डेविएशन का। तो हम बात क्या क्या कर रहे हैं इसको समझ जाइए। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ग्लांसिंग एंगल, ग्लांसिंग एंगल, ये वाला एंगल एंगल ऑफ डेविएशन। और एंगल ऑफ डेविएशन को किससे नोट करते हैं, डेल्टा से। किसके बराबर होगा, तो 90 माइनस आई वर्टिकली अपोजिट 90 माइनस आर। तो सम ऑफ टू ग्लांसिंग एंगल 90 माइनस आई 90 माइनस आर 180 माइनस आई आर। आई और आर दोनों बराबर है तो 180 माइनस 2 आर भी लिख सकते हैं, 180 माइनस 2 आई भी लिख सकते हैं। और एंगल को बोलते हैं थीटा, ये बन गया 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। ये हो गया डेविएशन। अब हम लॉ के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, लॉ के बारे में। इसको मिटाते हैं बच्चों, इसको आप देख लीजिएगा। अगर हम बात करें लॉ के बारे में, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा उसको समझा जाए। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि एंगल आई इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल आर होगा। क्या होगा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। मतलब कि अगर हम ऐसे बनाएं, ये लाइन टकराया, ऐसे गया, ये नॉर्मल है, तो जो एंगल आई होगा वही एंगल क्या होगा, आर होगा। अब हम बात कर रहे हैं दूसरा कि इंसिडेंट रे, ये कौन सा रे है, इंसिडेंट रे। तो ये इंसिडेंट के लिए हम खाली आई लिख देते हैं। ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों एक ही प्लेन में लाई करेगा। तीनों क्या करेगा, एक ही प्लेन में। जैसे कि ऐसे है, ऐसे है, तो हम लोग क्या इसको कहेंगे कि एक आई और एक क्या है, आर, और बीच में यहाँ पे नॉर्मल होगा, और तीनों एक ही प्लेन में लाई करने चाहिए। इन्हें कि आगे पीछे रहे, इन्हें कि इंसिडेंट रे इस प्लेन में रहे, रिफ्लेक्टेड इस प्लेन में रहे, और बीच में नॉर्मल कहीं रहे। ऐसा नहीं, हम लोग एक ही प्लेन में रखेंगे। नॉर्मल भी इसी बोर्ड पे चिपक जाए, इंसिडेंट भी इसी पे चिपक जाए, आर भी इसी पे चिपक जाए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, प्लेन से बाहर नहीं होना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल मस्ट लाई इन द सेम प्लेन, लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में लाई होना चाहिए। ये बात आपको समझ में आना चाहिए बच्चों। ठीक है, दो लॉ है। पहला हो गया एंगल आई और एंगल आर बराबर होना चाहिए, और दूसरा हो गया कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, यहाँ तक। अगला टॉपिक में हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से एक सवाल करेंगे कि जैसे देखना है इसमें थोड़ा, अगर मान के चलिए कैसे है और यहाँ पे, ठीक है, और ये दे दिया है 60 डिग्री। कितना दे दिया है, 60 डिग्री। अब पूछ रहा है कि जरा हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस बताइए। क्या बताइए, एंगल ऑफ इंसिडेंस। हम बोलेंगे अच्छा ये 60 है, ये कितना हो जाएगा 30, और ये 30, तो ये भी क्या हो जाएगा 30। तो बोले एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया 30 डिग्री। काफ़ी आसान सवाल था। दूसरा हम लोग थोड़ा सा सवाल को और बढ़ाते हैं। यहाँ से एक मिरर मान लो ऐसे है,
इस मिरर का नाम है M1। एक मिरर ऐसे है, इस मिरर का नाम क्या है M2। अब क्वेश्चन समझिए क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन मिरर M1। रे ऑफ लाइट किस पे इंसिडेंट हुआ? मिरर पे इंसिडेंट हुआ। रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन मिरर M1 पैरेलल टू मिरर M2। किसके पैरेलल? M2 के पैरेलल। और दो रिफ्लेक्शन के बाद, कितना रिफ्लेक्शन के बाद? दो रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट M1 के पैरेलल हो गया। तो ऐसे मान लीजिए लाइट रिफ्लेक्ट हुआ और ऐसे लाइट रिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि रे ऑफ लाइट जो है, देखिए ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन मिरर M1 पैरेलल टू मिरर M2 आफ्टर टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शन। दो लगातार रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट M1 के पैरेलल हो गया। तो कह रहा है कि फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कह रहा है? फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करना है। ठीक है, अब इसको एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड हम लोग कर लेंगे। ठीक है, देखिए लाइट यहाँ से चल के आया है। हम मानते हैं दोनों मिरर के बीच में थीटा एंगल होगा। दोनों मिरर के बीच में कितना एंगल होगा? थीटा। अगर बच्चों ये थीटा तो बच्चों ये भी थीटा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ये थीटा तो ये भी थीटा, क्योंकि दोनों ग्लांसिंग एंगल बन गया ना, सरफेस और रे। सरफेस और रे के बीच में, ये सरफेस है ना, सरफेस और रे के बीच में ये थीटा तो ये भी थीटा, दोनों ग्लांसिंग एंगल बराबर। अब ये थीटा तो देखो ये लाइन पैरेलल है तो ये भी थीटा बच्चों। अब ये थीटा तो देखो बच्चों ये भी थीटा हो गया। ये थीटा तो बच्चों देखो ये भी थीटा हो गया, ग्लांसिंग एंगल का कंसेप्ट। अब आप देखिए तो यहाँ पे एक पॉइंट का नाम है A, इस पॉइंट का नाम क्या है B, इस पॉइंट का नाम क्या है C। तो यहाँ बोलेंगे ट्रायंगल ABC। क्या है यहाँ पे? ट्रायंगल ABC। तो हमको पता है कि अगर ट्रायंगल ABC है तो थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा 3 थीटा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। 3 थीटा किसके बराबर? 180। तो थीटा बराबर कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री। थीटा बराबर कितना डिग्री हो जाएगा बच्चों? 60 डिग्री। अब 60 डिग्री हो गया तो थीटा कौन सा चीज़ निकला? तो बोलेंगे थीटा तो ग्लांसिंग एंगल है। थीटा कौन सा एंगल है? ग्लांसिंग एंगल है। तो अगर ग्लांसिंग एंगल है तो हमको पता है कि ग्लांसिंग एंगल का वैल्यू 90 माइनस क्या होता है? आई। अगर हम ग्लांसिंग एंगल के बारे में बात करें तो 90 माइनस क्या होता है? आई। तो अब आप बताइए ग्लांसिंग एंगल कितना आ गया है? 60, और ये कितना है? 90 माइनस क्या? आई। आई को इधर भेज दीजिए तो आई बराबर हो जाएगा कितना डिग्री? 30 डिग्री। ऐसे भी हम जान रहे थे, जस्ट इससे पीछे बताए थे। अब हमारा डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? 180 माइनस 2i या 180 माइनस क्या? 2r। तो डेविएशन हो जाएगा कितना? 180 माइनस 2i यानी कितना? 60, यानी कितना डिग्री? 120 डिग्री हमारा क्या हो गया बच्चों? आंसर हो गया। 120 डिग्री हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। और 120 ऐसे लॉजिकली इसमें कहाँ बनेगा? तो बोलेंगे कि अरे लाइट सोचेगा कि हम तो जा रहे थे इस साइड और अब हम कहाँ जाने लगे? अब हम जाने लगे हैं इस साइड। पहले हम जा रहे थे इधर, अब हम जा रहे हैं इधर। तो हम कितना घूम गए? तो बोलेंगे कि थीटा हम लोग का कितना आया है? 60। थीटा कितना आया? 60। और ये पूरा लीनियर पेयर से कितना हो जाएगा? 180। तो ये 60 है तो ये डेविएशन कितना डिग्री आ गया? 120 डिग्री। ऐसे भी हम लोग समझ गए। तो ये बच्चों एंगल ऑफ क्या? डेविएशन। क्वेश्चन हम लोग अलग से वीडियो बना के करेंगे। और हम लोग समझते हैं मिरर के बारे में। किसके बारे में समझते हैं बच्चों? मिरर के बारे में। इतना हमको लगता है समझ गए होंगे। इसको मिटाते हैं। आज बस मिरर का हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग मिरर के बारे में डिटेल में समझेंगे कि मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन होगा, इमेज का प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होगा उसके बारे में। देखिए अगर हम बात करें व्हाट इज़ मिरर, अगर कोई पूछे कि मिरर होता क्या है तो बोलेंगे मिरर एक ऑप्टिकल डिवाइस होता है। मिरर क्या होता है? एक ऑप्टिकल डिवाइस होता है। ऑप्टिकल डिवाइस किसको बोलते हैं? व्हाट इज़ ऑप्टिकल डिवाइस? तो ऑप्टिकल डिवाइस का मतलब हो गया कि ऐसा कोई चीज़ जो हमको ऑप्टिक्स के स्टडी में हेल्प करे। किसके स्टडी में? ऑप्टिक्स। अरे सर ऑप्टिक्स क्या हो गया? ऑप्टिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइट। क्या होता है ऑप्टिक्स का मतलब? स्टडी ऑफ लाइट। तो हम बोलेंगे कि मिरर एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो हम लोग किसका बना देते हैं? ग्लास का। जो जनरली किसका बनता है? ग्लास का।
ऑप्टिकल डिवाइस बीइंग मेड अप ऑफ ग्लास जनरली। वैसे तो ग्लास नहीं है तो अपना जो इमेज है वो पानी में दिख जाएगा, तो वो मिरर नहीं है। मिरर में जितना परफेक्ट इमेज बनेगा उतना पानी में नहीं बनेगा। हम क्या बोले, मिरर ऑप्टिकल डिवाइस है जिस किसका बना हुआ है, ग्लास का। और जो ग्लास है वो बच्चों दो तरफ से ऐसे है, एक तरफ इधर एक तरफ इधर। एक सरफेस को हम पॉलिश कर देते हैं, क्या कर देते हैं, एक सरफेस को पॉलिश कर देते हैं। पॉलिश करने से होता क्या है कि एक सरफेस क्या बन जाता है, रिफ्लेक्टिंग बन जाता है। एक सरफेस कैसा बन जाता है, रिफ्लेक्टिंग बन जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि रिफ्लेक्टिंग बन गया भाई, तो ये क्या हो गया, अब हमारा इमेज बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमसे निकला हुआ रे टकरा के वापस हमारे आँख में आएगा। हमसे रे निकला और टकराया और फिर मेरे आँख में आया, तो अपना ही वाला इमेज मेरे आँख में बनता है। तो क्या बोलते हैं, मिरर इज एन ऑप्टिकल डिवाइस विच इज मेड अप ऑफ ग्लास, वन ऑफ द टू सरफेस इज पॉलिश्ड विथ HG और AG। HG और AG किससे पॉलिश करते हैं, HG से पॉलिश करते हैं या AG से पॉलिश करते हैं कि दूसरा साइड क्या हो जाए, रिफ्लेक्टिंग। तो मिरर इज एन ऑप्टिकल डिवाइस विच इज मेड अप ऑफ ग्लास, वन ऑफ द टू सरफेस इज पॉलिश्ड विथ HG और AG सो दैट अदर साइड बिकम रिफ्लेक्टिंग। तो मिरर का टाइप कितना है उसको समझते हैं, ठीक है बच्चों। मिरर का टाइप कितना है, तो बोलेंगे कि मिरर को जनरली दो भागों में हम बांटते हैं। मिरर को कितना भाग बांटते हैं, दो भागों में। एक हो जाता है बाबू प्लेन मिरर, कौन सा मिरर, प्लेन मिरर। और एक मिरर जो हो जाता है वो हो जाता है स्फेरिकल मिरर, कौन सा मिरर, स्फेरिकल मिरर। एक मिरर हो जाता है प्लेन मिरर और एक हो जाता है स्फेरिकल मिरर। जब हम प्लेन मिरर के बारे में बात करें बच्चों, तो प्लेन मिरर का मतलब आप समझ ही रहे हैं, एकदम प्लेन लाइन होगा, ऐसे 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 पॉलिश हो गया। और स्फेरिकल मिरर का मतलब ऐसे। अब इसको तोड़िए, जब आप इसको तोड़िएगा तो इसको तोड़ने के बाद एक आपको हिस्सा ऐसा मिलेगा और एक आपको हिस्सा ऐसा मिलेगा। इसको इधर से पेंट कर दो तो इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। और इसको पेंट कर दो तो इसको बोलते हैं कनकेव मिरर, कौन सा मिरर, कनकेव मिरर। तो एक हो गया कॉन्वेक्स मिरर और एक को क्या बोलते हैं बच्चों, कनकेव मिरर, ठीक है। इधर से पेंट कर देना इसको। अब देखते हैं कुछ कुछ नाम, क्लियर हो जाएगा, मिटाते हैं इसको। देखिए हम बोले ऐसे मिरर बना दे रहे हैं, और एक यहाँ ऐसे बनाते हैं। अब इसको हम जोड़ दे रहे हैं। इसको हम लोग पोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, पोल। यहाँ ये भी क्या हो जाएगा, पोल, पोल बोलते हैं। ये पार्ट है, सेंटर ही होगा। किसका सेंटर है, कर्व पार्ट का, तो इसको बोलते हैं कर्वेचर। क्या इसको बोलते हैं बच्चों, कर्वेचर। सेंटर है ना बच्चों, इसी को दो भाग में बांटे हैं। सेंटर से इसका दूरी को क्या बोलते हैं, रेडियस। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस किसका है, तो कर्वेचर का है, तो इसका नाम रख दिया रेडियस ऑफ कर्वेचर। सिमिलरली इसका भी नाम क्या हो जाएगा, तो इसका भी नाम हो जाएगा दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इससे इसके बीच में एक पॉइंट बनता है, एकदम बीच में, यहां से यहां की दूरी को बोलते हैं एफ, और इसका वैल्यू होता है रेडियस के आधा, और इस दूरी का नाम हो जाता है फोकल लेंथ। कौन सा लेंथ बच्चों, फोकल लेंथ, ठीक है। एक कहानी यहाँ बनेगा, यहाँ है, यहाँ से यहाँ दूरी को बोलेंगे एफ, और ये एफ किसके बराबर होगा, r/2 के बराबर, और इसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, फोकल लेंथ। इस पॉइंट का नाम क्या है, तो इस पॉइंट का नाम होता है फोकस। इस पॉइंट का नाम क्या होता है, फोकस। इस पॉइंट का नाम यहाँ पे क्या हो गया, फोकस। इसको हम लोग फोकस बोलते हैं। यहाँ पे ये हिस्सा जो है इसका रिफ्लेक्टिंग साइड है। कौन सा हिस्सा है इसको, तो बोलेंगे ये हिस्सा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। लाइट आके यहीं टकराएगा। और इसका इधर वाला हिस्सा क्या है, तो ये वाला हिस्सा को बोलते हैं दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और लाइट आकर के यहीं पे टकराएगा, लाइट आके यहीं पे टकराएगा।
इस लाइन को क्या बोलते हैं? इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सा एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को क्या बोलते हैं बच्चों? तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ये पॉइंट से इस पॉइंट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, उसको बोलते हैं अपर्चर ऑफ द मिरर। क्या बोलते हैं? अपर्चर ऑफ क्या बच्चों? मिरर। इसको हम लोग अपर्चर ऑफ मिरर बोलते हैं। देख लिए सारा चीज जो हो सकता था वो आपको हम यहाँ पे लिख दिए। प्लेन मिरर के बारे में बात करें तो प्लेन मिरर में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ऐसे पेंट हो गया। ये पॉइंट क्या है? पोल है। और ये वाला पॉइंट क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये वाला पॉइंट क्या है? ये लाइन क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। और ये क्या है बच्चों? पोल। ना सेंटर डिफाइंड होता है ना फोकस डिफाइंड होता है, दोनों इन्फिनिटी पे होता है। इन्फिनिटी पे होने का रीज़न है कि स्ट्रेट दिख रहा है, और स्ट्रेट चीज़ माना जाता है कि बहुत बड़े स्फेयर का एक बहुत छोटा हिस्सा। बहुत बड़ा स्फेयर होगा, उसका बहुत छोटा सा हिस्सा ये है, तो बहुत बड़ा स्फेयर का रेडियस है क्या होगा? इन्फिनिटी। तो इसका रेडियस क्या होगा? इन्फिनिटी। जैसे अगर बहुत बड़ा, जैसे अर्थ एक बहुत बड़ा स्फेयर है, उसका हम लोग छोटा सा पार्ट देखते हैं तो प्लेन दिखता है, तो एक्चुअली में प्लेन तो है नहीं। तो वही माना जाता है कि प्लेन मिरर इज पार्ट ऑफ वेरी बिग स्फेरिकल मिरर एंड दैट्स वाई इट्स रेडियस इनफाइनाइट। तो इसका रेडियस इनफाइनाइट है तो फोकस भी इनफाइनाइट ही होगा। तो बच्चों इतना बात आपको बस इंट्रोडक्शन आज हम कराए हैं। कल से आपका थोड़ा टॉपिक और डेप्थ में चलेगा, जिसमें हम मिरर के बारे में पढ़ेंगे, मिरर फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा उसको पढ़ेंगे, और इमेज फॉर्मेशन का क्या क्या प्रॉपर्टी है उसको पढ़ेंगे। तो अगला वीडियो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज बस आपको इंट्रोडक्शन कराया गया है। ओके बच्चों, अब अगले वीडियो में मिलते हैं।